हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ चुके हैं आप लोग के लिए क्रिमिनल्स पोस्ट फाइट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरी जो साड़ियों को फोल्ड करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, वहीं दक्ष ने फाइनली उसकी साड़ी को फोल्ड करके उसके वार्डरोब को अच्छी तरह से सेट कर दिया था। और वो जैसे अभी ईश्वरी की तरफ मुड़कर उसके ठीक बगल में आकर बैठे थे, ईश्वरी जो अपने कमर पर जोर से हाथ रखे हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, हाय राम, ओए अम्मा, मेरी कमर, मर गई मैं तो। दक्ष उसकी ऐसे एक्टिंग देखते हुए पूछते हैं, ये क्या हो रहा है तुम्हें? ईशु जो अपनी कमर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कमर दर्द हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये सुनकर दक्ष थोड़ा सा हैरान हो गए थे और उसके साथ ही थोड़ा परेशान भी। वो धीरे से अपने हाथ को ले जाकर ईशु के पीछे रखते हुए कहते हैं, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्यों? ईशु जो बोलती है, इतना काम जो किया है मैंने। ये सुनकर दक्ष अपनी एक बाँह चढ़ाते हुए पूछते हैं, कितना काम किया तुमने? और इतना क्या काम कर दिया कि तुम्हारी कमर, तुम्हारी शरीर दर्द होने लगी और तुम उई अम्मा कर रही हो? ये सुनकर ऋषि जो अपना काम गिनाते हुए कहती है, अच्छा तो आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया? ओके, तो मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं आपके साथ मार्केट गई, इतना सारा सामान मैं अपनी गोद में रखकर लेकर आई। मेरे दक्ष कहते हैं, हाँ पर तुम बाइक पर आई हो। ईश्वरी जो कहती है, अरे तो क्या हुआ, बाइक पर कौन सा टेक लगाने के लिए मेरे पास जगह थी? बिना टेक लगाई आई थी ना, तो उसकी वजह से दर्द हो रहा। फिर आपने मुझे कुकर ऑफ करने के लिए कहा था, उसकी वजह से। फिर तीसरा काम, मैं इतनी सारी साड़ियाँ फोल्ड की। ये सुनकर दर्शक कहते हैं, एक्सक्यूज मी, इतनी सारी का क्या मतलब है? तुमने सिर्फ 2 साड़ी वो भी फोल्ड नहीं की है, तुमने सिर्फ मेरी मदद कराई है, बाकी का तो मैंने ही किया सब। तभी वेशली जो अपनी बात को इस तरह से दक्ष को एग्री ना करते हुए गुस्सा कर देखते हुए कहती है, ठीक है फिर, मैं तो कोई काम ही नहीं करती हूँ ना, आप ही सारा काम करते हैं, मैं तो आलसी हूँ। और ये बोलकर वो पीछे पिलो पर धीरे से अपने सर को रख करके लेट चुकी थी। वही दक्ष भी उसके ठीक बगल में आकर के लेटते हुए कहते हैं, अच्छा बाबा, मान गया, तुमने बहुत काम किया है। महेश अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, दैट्स लाइक माई गुड हस्बैंड। वही दक्ष ने उसके सर को पिलो से हटा करके अपने बाजू पर रख लिया था और उसे वो जैसे अपने करीब खींचे थे, उसके बदन पर हल्की फुल्की स्वेटिंग आ रही थी, जिसे महसूस करते हुए दक्ष धीरे से अपने चेहरे को उसकी तरफ मोड़ते हुए पूछते हैं, तुम्हें गर्मी हो रही है? ईश्वरी जो दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। दक्ष उसके स्वेटिंग को धीरे से अपने हाथों से पोंछते हुए कहते हैं, तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंद है, या तो तुम घबरा रही हो या तो फिर कहीं तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ रही। मेरी जो कहती है, अरे नहीं, वो क्या है ना, मैं थोड़ी ज़्यादा हॉट हूँ, तो इस वजह से मुझे गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है। इस बात पर दक्ष उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, झूठ क्यों बोल रही हो? ये कहो ना कि तुम्हें एयर कंडीशन रूम में रहने की आदत है। ये सुनते ईश्वरी जो फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, आपको दोबारा से मेरे पापा की बात याद आ रही है? छोड़िए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी ठंडी वाले मौसम में आप क्या चाहते हैं कि मैं अक्षी करना शुरू कर दूं? दक्ष कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करोगे तुम? ईश्वरी जो कहती है, मौसम इतना ठंडा है, ऊपर से अगर आप एसी लगवा करके मेरी तबीयत खराब करवाना चाहते हो तो फिर ठीक है, आप लगवा लीजिए। दक्ष उसकी सारी बातों को समझ रहे थे और अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बस 2 दिन रुक जाओ, बैंक मैनेजर से बात हुई है मेरी, 2 दिन की फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी तो तीसरे दिन तक पैसा हाथ में आ जाएगा। उसके बाद से तुम्हारी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को, तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करूँगा। ये सुनते ईश्वरी जो दक्ष के चेहरे पर देखते हुए अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी सारी ख्वाहिशें तो वैसे ही पूरी हो रही। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, मुझे लग रहा है आज बारिश होगी। अगर बारिश हो गई ना तो हम लोग चल के एंजॉय किया जाएगा। जितने प्यार से ईश्वरी ने यह हंसते हुए बोला था, दक्ष भी उसकी तरफ ही उसी तरह से जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, सबके सामने एंटरटेन होना है तुम्हें, मज़े करना है तो कमरे में कर लो। ये सुनते ईश्वरी जो कहती है, नहीं क्यों, और सबके सामने का क्या मतलब है? दक्ष कहते हैं, बारिश के मज़े तो हम या तो छत पर ले सकते हैं या तो फिर बालकनी में, और अगर वहाँ पर हम मज़े लेना शुरू कर दिए तो तुम्हें नहीं लगता कि सब लोग देखना भी शुरू कर देंगे? ये काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगा। आई मीन एज यू विश। ये सुनते ईश्वरी जो अपने हाथ को ले जाकर के दक्ष के कंधे पर मारते हुए कहती है, कंधे, डांस करने की बात कर रही हूँ। वही दक्ष हंसते हुए कहते हैं, ओह डांस, हाँ अच्छा,
ऐश्वर्या जो पूछती है, आप क्या समझे थे दक्ष जी? जरा इधर देख कर बताइए तो। बहुत ही घटिया दिमाग है आपका। दक्ष अभी हंसी रहते लेकिन तभी उन्हें कुछ नोटिस होता है और विषय की तरफ मुड़ते हुए पूछते हैं, क्या क्या कहा अभी तुमने? ऐश्वर्या जैसे वक्त सीलिंग की तरफ देख रही थी। दक्ष की बातें सुनते हुए कहती है, कुछ तो नहीं कहा मैंने, बस इतना कहा है कि जब बारिश होगी तो हम लोग डांस किया जाएगा। दक्ष कहते हैं, नहीं नहीं, तुमने मुझे क्या बोला अभी? ऐश्वर्या जो धीरे से अपने चेहरे को दक्ष की तरफ ही मोड़ते हुए कहती है, मैंने आपको, हाँ आपको आपके नाम से बुलाया। ये सुनते ही दक्ष ऐश्वर्या से थोड़ा रिक्वेस्ट भरे टोन में कहते हैं, एक बार और बुलाओगी? ऐश्वर्या अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं दक्ष जी। ये सुनते ही दक्ष अपने एक हाथ को ले जाकर के अपने सीने पर रखते हुए कहते हैं, उफ, एक और बार प्लीज। ऐश्वर्या जो दक्ष को इस तरह से खुद को परेशान करता हुआ देखकर कहती है, अब नहीं बोलूंगी भग। दक्ष उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। वह ऐश्वर्या भी दक्ष के बिल्कुल करीब आकर के अपने आप को पूरी तरह से उनकी तरफ मोड़ चुकी थी और अब दक्ष और ऐश्वर्या के चेहरे के बीच बहुत कम फासला बचा था और वो उनके फोrehead पर धीरे से अपने होठ को टिकाते हुए कहती है, दक्ष जी। ये सुनते ही दक्ष अपनी आंखों को ठीक ऐश्वर्या के सामने ले आते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ये सुनकर के कैसा महसूस हो रहा है मुझे? ऐश्वर्या पूछती है, कैसा महसूस हो रहा है? दक्ष उसके हाथ को ले जाकर अपने दिल पर रखते हुए कहते हैं, पता नहीं, शायद तुमने इतने प्यार से मेरा नाम पहले कभी बुलाया नहीं या फिर आज ये सुनकर के कुछ अलग ही ट्रिगर हो रहा है मेरे अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे अब दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तुम्हारे मुंह से बस ये नाम सुनता रहो और ये पल कभी ख़त्म ना हो। हम हमेशा ऐसे साथ रहेंगे, हमारे बीच अब कुछ नहीं आ सकता, कोई नहीं। मैं ये सुनकर ऐश्वर्या कहती है, क्या हो गया अचानक से, आपको इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कौन आ रहा है हमारे बीच? नहीं दक्ष अपना चेहरा मोड़ कर थोड़ा गुस्साते हुए कहते हैं, तुम्हारे बाप। ऐश्वर्या तुरंत ही उठकर बैठती है और दक्ष के ऑलमोस्ट ऊपर आते हुए कहती है, ओ हेलो, अगर वो नहीं होते ना तो मैं पैदा नहीं होती। उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, क्या खामखा अपना मूड खराब कर रहे हैं। वैसे मैं ये कह रही थी कि आप एक बार अयान को क्यों नहीं बोल रहे यहाँ पर आने के लिए? वो इतने दिनों से घर से बाहर है, मतलब जब से मैं यहाँ पर आई तब से तो मुझे वो नज़र ही नहीं आ रहा। डॉक्टर कहते हैं, आ जाओ तो आ जाएगा। एक्चुअली उसे पता था कि कल हमारी वेडिंग नाइट है, तो वो काफ़ी अच्छा बच्चा है। ये सुनते ऐश्वर्या जो दक्ष के सीने पर मारते हुए कहते हैं, अरे यार आप भी ना। दूसरी तरफ ब्रिजेश माथुर के घर पर इस वक्त कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए हुए थे जो कि ब्रिजेश माथुर को वार्न करते हुए कहते हैं, आप ये शहर तब तक छोड़ कर नहीं जा सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, और अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमें मजबूरन आपको जेल के अंदर सलाखों में बंद करना पड़ेगा। समझ रहे ना आप रिटायर्ड कर्नल? ये सुनते ही ब्रिजेश अपने सिर को हल्का सा नीचे की तरफ करते हुए कहते हैं, जी। अपने दांत साफ करते हुए ब्रिजेश माथुर को देखते हुए कहता है, इसीलिए कहते हैं जब किसी का वक्त खराब आता है तब उसको अपने सारे कुकर्म याद आने लगते हैं। हमारे साथ आपका भी कुछ खास बनता नहीं था ब्रिजेश माथुर, वो तो समय बलवान था उस वक्त और आपके चक्कर में फंस चुके थे हम, मगर अब तो बात हाथ से निकल गई है, हम भी नहीं बचाने वाले आपको। ब्रिजेश माथुर जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें कॉर्नर में लाते हुए कहते हैं, कुछ ले देकर बात खत्म करिए, आप जितना बोलेंगे मुंह बोली रकम दूंगा आपको। ये सुनकर तुरंत ही कमिश्नर जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, उस बच्चे को फंसाया तुमने, बेचारा 1 साल अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया उसने जंगल में। न्यूज़ नहीं सुना क्या तुमने? जनता भड़की हुई है तुम्हारे ऊपर। उस बच्चे के साथ साथ उसके पूरे परिवार को पूरी तरह तोड़ कर फेंक दिया तुमने, नाली का कीड़ा समझते हो तुम। देखो ब्रिजेश माथुर, मैं तुम्हारे इस केस में कोई मदद नहीं करूंगा, अब तक जितना घूस खाना था खा लिया, अब ऐसा काम नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी ही बेटी का शौहर है वो,
शर्म करनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बेटी ने उसे बचाया है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरा बस चलेगा तो मैं भी तुम और सारे उस पॉलिटिशियंस को घसीट कर फील्ड में उतारूंगा। सामने तो आए वो लोग जो कि पीठ पीछे ऐसे ऐसे घटिया काम करते हैं। 180 फैमिली बर्बाद हुई है तुम लोग के इस स्कैंडल की वजह से। पैसे देकर दोबारा से बस वर्दी खरीदना आ गया इनको। इस बार नहीं बचोगे ब्रिजेश, गारंटी से कह रहा हूँ। और समझा देना अपने मिस्टर मेहता को, वो भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। ऐसी ऐसी धाराएं लगा करके केस करवाएंगे ना, हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी और समझ में आ जाएगा कि कानून जब मजाक ख़त्म करके सीरियस होता है तो सामने वाले की पुंगी बजा देता है। चलो रे सब। सारे ऑफिसर जो कमिश्नर को फॉलो करते होंगे पीछे पीछे आने लगे थे। वहीं अर्चना जी जब ब्रिजेश को संभालते हुए कहती हैं, वक्त बुरा है लेकिन ये बदल जाएगा, परेशान मत होइए आप। वहीं तभी बादल जो जोर से गरजता है, जैसे एक तरफ तो ब्रिजेश माथुर रोए जा रहे थे और उन्हें अर्चना जी संभाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी जो काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वाओ बारिश होने जा रही है, चलिए उठिए। दक्ष उसको इस तरह बच्चों की तरफ कूदता हुआ देखकर कहते हैं, ईश्वी क्या हो जाता है तुम्हें, रह रह करके कोई आत्मा आ जाती है। ईश्वी जी कहती है, नहीं इसे कहते हैं बचपना। जब बच्चे बारिश देखते हैं तो वो कितना खुश होते हैं इसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना बचपना जिया ही नहीं है। आपने तो अपना बचपना मेरे ऊपर गुजार दिया है ना। ये सुनते ही दक्ष उसकी नाक खींचते हुए कहते हैं, बहुत बदमाशी करती हो तुम, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ डांस वांस। तभी ईश्वी जो पूरी ताकत लगाकर उनको खींचते हुए कहती है, ऐसे कैसे नहीं चलेंगे, चलिए प्लीज ना। दक्ष अपना चेहरा ना मिलाकर के ईश्वी को स्ट्रिक्टली कहते हैं, ईश्वी ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, मौसम बदल रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ईश्वी जी कहती है, तो क्या हुआ, आप है ना ख्याल रखने के लिए। अब वैसे भी 3 दिन तो अभी है ना वक्त। नहीं 3 दिन तो 2 दिन तो है, 2 दिन में आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, अभी चलिए। और जबरदस्ती फाइनली दक्ष और ईश्वी जो कि टेरेस पर आ चुके थे। ईश्वी जो अपनी बाहें फैला करके अपने चेहरे को ऊपर करते हुए बारिश के बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कहती है, वाह मुझे बारिश बहुत पसंद है। दक्ष जो उसको दूर खड़े देख करके धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उनके ठीक सामने इसी तरह की बारिश का एक नज़ारा जो कि फ्लैशबैक में उनकी आंखों के सामने आने लगा था। सब लोग अंदर चलो, क्या कर रहे हो। दक्ष जो अपने स्कूल के कैप्टन हुआ करते थे और सारे बच्चों को वो जैसे ही बारिश आता देखते हैं सबको वो क्लासरूम में भेजने लगे थे। अभी ये रिसेस का टाइम हुआ था। सारे बच्चे जो दक्ष की बात मानते हुए अपने अपने क्लास में जाने लगे थे, लेकिन एक लड़की जो कि अभी भी अपनी बाहें फैला करके स्कूल ड्रेस में भीगे जा रही थी, उसने इस वक्त 2 पोनी की हुई थी और उसके बाल से पानी जो कि उसके क्यूट क्यूट गालों पर पड़ रहे थे। वहीं एक सीनियर लड़का आकर के उस लड़की को भी डांटने वाला होता है, ए हटो। लेकिन तभी दक्ष उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम जाकर के बाकी स्टूडेंट को देखो और मैं इसे देखता हूँ। और फिर वो अपना चेहरा हल्का सा झुका करके उस लड़की के गाल को खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, क्लास में जाओ, ठंडी लग जाएगी। तभी वो लड़की जो अपनी आंखें खोलकर उस लड़की को देखते हुए कहती है, चली जाऊंगी पर थोड़ा देर यहाँ पर रह लो, मुझे बारिश बहुत पसंद है और मम्मी पापा बारिश में भीगने नहीं देते, आप थोड़ा देर भीगने दो ना प्लीज़। मैं कल जो लंच लाऊंगी आपको दे दूंगी, प्रॉमिस, आपका फेवरेट लंच बनवा कर लाऊंगी। ये सुनकर वो लड़का जो धीरे से झुकता है और ईश्वर की तरफ देखते हुए कहता है, घूस दोगी तो मुझे। वह ईश्वर अपना कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी भैया। लेकिन जैसे ही दक्ष ने भैया सुना था, वो तुरंत ही उसके कान को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसके हाथों को नीचे करते हुए कहते हैं, शट अप। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, भैया मत बुलाया करो मुझे, अगर भैया बुलाओगे तो भीगने नहीं दूंगा बारिश में। वही वो लड़की जो कहती है, ओके सॉरी सॉरी, ओनली जो भी आपका नाम है। वही दक्ष कहते हैं, विद्युत नाम है मेरा, बुला सकती हो तो मुझे विद्युत। वो लड़की अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, नो, मम्मा कहती है बड़े लोग का नाम नहीं लिया जाता। वह ईश्वी जो लगातार दक्ष को बुलाए जा रही थी, ओ कहाँ खो जाते रह रह करके, हेलो। वही दक्ष एकदम से ईश्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हो गया, कान क्यों फाड़ रही हो, आहत हो गया तुम्हारे साथ। ईश्वी जो अपना हाथ देते हुए कहती है,
हमें कपल डांस करना है। मैं दर्श हो ईश्वर की तरह देखकर अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं मैं डांस नहीं करूँगा, मुझे डांस करना नहीं आता। ये सुनकर ईश्वर जी कहती है, जिस विद्युत सिंह राठौर को मैं जानती हूँ वो तो स्कूल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे एनुअल फंक्शन में, मुझे याद है, इवन कोरियोग्राफी भी की है आपने स्कूल में। वह यह सुनकर दक्ष उसकी कमर पर जोर से हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें इतना कुछ याद है मेरे बारे में? ईशु जी अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहती है, जब से आपने नाम याद दिलाया ना, मुझे आपकी सारी हरकतें और सारी बातें ऑलमोस्ट याद आने लगी हैं। और मुझे याद है आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते थे। और हाँ, आपने एक बार गिटार लेकर गाना भी गाया था, अभी भी गाते हैं? दक्ष अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं अब नहीं गाता। महेश जी कहती है, कोई बात नहीं, मैं गाती हूँ, चलिए हम लोग ना कपल डांस करते हैं। और अब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ चुके थे। ईश्वी और दक्ष जो कि अपने पैरों को रिदम के साथ आगे बढ़ा रहे थे, और ईश्वी जो गुनगुनाना शुरू करती है, चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमियां तू अब है इस तरह, सांसों को भी जगह ना मिले। उसके आगे क्या था? तभी दक्ष उसके गाल पर धीरे से अपने होठ को टच कराते हुए कहते हैं, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। जैसे ही दक्ष ने अपनी आंखें बंद करके ये लाइन कंप्लीट की थी, ईशु जो तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल ना कर पाते हुए धीरे से अपने गाल को ले जाकर के दक्ष के गालों से रब करते हुए कहती है, वाह, बेस्ट मोमेंट जी रही हूँ मैं अपनी लाइफ का। मैं तो चाहती हूँ ना इस मोमेंट को कहीं लॉक करके अपने दिल में छुपा लूँ और जब मन चाहे उसे टीवी में ले जा करके रिप्ले करूँ और दोबारा से हम ये लाइफ जी लें। मुझे लगता है कि ये वक्त कितना जल्दी निकल रहा नहीं। एक बात बताइए, आप अब तक कहाँ थे? मेरे पास पहले ही आ जाना चाहिए था, हम बचपन में शादी कर लेते। ये सुनते ही दक्ष उसको अचानक एकदम से अपने गोद में उठा लिए थे और जल्दी जल्दी उसे अपने साथ नीचे लाते हुए कहते हैं, पूरी भीग गई हो तुम। ईशु जी कहती है, मैंने कुछ कहा है आपसे? मेरी कंप्लेंट सुनाई दी आपको? आपको मुझे बचपन में ही मिल जाना चाहिए था, हम बचपन में ही शादी कर लेते। ये सुनकर दक्ष पहले उसको ले जा करके सोफा पर बैठाते हैं और फिर जल्दी से टॉवल ले आकर के उसके बालों को पोंछते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है जब मैं क्लास 12th में पहुंचा था तो तुम कौन से क्लास में थी? महेश जी कहती है, नहीं, क्यों? दक्ष कहते हैं, तुम 5th स्टैंडर्ड में थी तब। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम कितनी छोटी थी मुझसे? नाबालिग थी पूरी। उस वक्त तुमसे शादी कर लेता मैं और फिर एक बच्चे को पालता। महेश जी कहती है, अब कौन सा बहुत बड़े इंसान को पाल रहे हैं आप? अभी भी तो बच्ची हूँ मैं। मेरे दक्ष उसके दिमाग पर टैप करते हुए कहते हैं, ऐसे बच्ची तो तुम हो, दिमाग से बड़ी होना शायद भूल गई थी। महेश जी कहती है, ओ मिस्टर, मैं सिर्फ आपके सामने ही बच्ची बनकर रह रही हूँ, वरना दिमाग ना बहुत बहुत ज़्यादा है मेरे पास। अच्छा सुनिए, सोच रही थी ना, दिमाग से अभी अभी मुझे याद आया कि क्यों ना मैं लॉ फर्म ज्वाइन कर लूँ। वो क्या है ना, मेरी ना ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं थी, मैंने बीच में बस ऐसे ही ड्रॉप ले लिया था। मुझे बस किसी भी हालत में लाइसेंस चाहिए था और ऐसा मेरे डैड ने कहा था मुझसे, या यूँ कह रहे ना कि रिश्वत दे करके लाइसेंस खरीद ही लिया था बस मैंने। अभी ना मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आप कहें तो जिस लॉ फर्म में आशीष काम करे उसमें कर लूँ। ये सुनते ही दक्ष अभी तक तो प्यार से ईश्वर के बालों को सुखा रहे थे, लेकिन फिर वो तुरंत ही टॉवल को साइड में फेंकते हुए कहते हैं, क्या? और ये बोलते ही वो एक एक करके अपने शर्ट के बटन्स को भी खोलने लगे थे। ये देख कर ईश्वरी जो अपने दोनों पैरों को सोफा पर चढ़ाते हुए कहती है कि क्या क्या? मैं तो बस ये बोल रही थी दोनों काम कर लेंगे साथ में, ठीक ठाक पैसे भी कमा लूँगी ना, इस वजह से कह रही थी। मेरे दर्शक कहते हैं, आशीष के साथ? क्यों, कोई और नहीं मिला तुम्हें? ये सुनते ही ईश्वरी कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, वो तो बस मेरा अच्छा फ्रेंड है। ये सुनकर दर्शक कहते हैं, ठीक है, एक काम करो, उसे मेरे सामने राखी बांधो, उसे खुद को बहन बुलाओ, उसके बाद से काम करना।
ईश्वरी जैसे ये सुनी थी वो जल्दी से सोफा पर खड़ी होती है और फाइनली पहली बार जाकर केशरी ने दक्ष के हाइट को मैच कर पाया था। वो जा करके अपने दोनों हाथों को दक्ष के गर्दन पर टिकाती है और उनके गर्दन से ये लटक जाती है और फिर उनके नाक से अपना नाक रब करते हुए कहती है, हाय बड़े पसेसिव हो रहे हैं। दक्ष उसके कमर को पकड़े हुए कहते हैं, वो मैं बहुत पहले से हूँ। याद है 4th क्लास में तो मैं कोई प्रपोज करने जा रहा था और कितनी बुरी तरीके से पिटा था वो मेरे हाथों, और उसके बाद से कभी तुम्हें कोई प्रपोजल नहीं मिला। जानती हो क्यों? ये सुनते ही ईश्वरी जो कहती है, हाय राम, तो वो आपकी करतूत थी। तभी मैं सोचूं कि लिप बाम लगाने के बाद भी मुझे कोई देखता क्यों नहीं है। अचानक से सब बदल गए थे और ये सब कुछ 4th क्लास में हुआ था, वो भी आपकी वजह से। वरना आज कितने दीवाने और कितने आशिक होते मेरे, लाइन लगी रहती मेरे पास। मेरे दर्शक कहते हैं, क्यों, मैं काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए जो तुम्हें कतार लगवानी है? और हाँ, गलती से भी अगर उस कतार में ये आशीष घुसा ना तो जान लेना उसके दांत के साथ उसकी टांगे भी तोड़ दूंगा मैं। महेश्वरी कहती है, टांगे तोड़ देंगे तो समझ में आता, दांत क्यों तोड़ेंगे बेचारे का? ये सुनकर दर्शक उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ताकि वो जब स्माइल करे तो तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद ना आए, वो जब बात करे तो तुम्हें उससे दूर जाने का मन करे। मेरी तरह हैंडसम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली तुम उसे देखोगी नहीं। ये सुनते ईश्वरी जो उनके गाल को तीर से खींचते हुए कहती है, आप जितना मेरी नज़र में कोई हैंडसम है भी नहीं, बिल्कुल चॉकलेट लगते हैं आप मुझे। चॉकलेट फ्लेवर के हस्बैंड मिले। मेरे दर्श इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, शट अप। ईश्वरी कहती है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, वाकई में मेरा दिल यही कहता है, चॉकलेटी हस्बैंड। तभी दर्श ईश्वरी के होठों पर धीरे से अपने होठों को रब करते हुए कहते हैं, तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना? तुम्हें नहीं लगता कि इतना अच्छा खासा चॉकलेट तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे छोड़ रही हो? कितना नाइंसाफ़ी कर रही हो तुम मेरे साथ। चॉकलेट को बुरा लग रहा है मैडम। महेश्वरी जो दर्श के सीने पर धीरे से अपना हाथ रब करते हुए कहती है, शर्ट के बटन अगर खोल ही दिए तो उतार दीजिए, ठंड लग जाएगी आपको। दर्शो ईश्वरी के भी कपड़ों को धीरे से अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहते हैं, ठंड तो तुम्हें भी लग रही होगी, तुम भी उतार दो। तभी ईश्वरी जल्दी से दर्श के गर्दन से अपना हाथ छोड़ती है और धड़ाम से नीचे की तरफ कूदते हुए कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ बाथरूम में उतारने। लेकिन अचानक से दक्ष का मूड एकदम से चेंज करते हुए ईश्वरी ने जो ये कहा था और हंसते हुए बाथरूम के अंदर घुस गई थी। दक्ष गुस्सा करते हुए कहते हैं, बाहर आओ, तुम बताता हूँ तुम्हें, चॉकलेटी हस्बैंड छोड़ने वाला नहीं है तुम्हें, बदमाश। एक तरफ तो यहाँ ईश्वरी जो अपने पापा की हालत से पूरी तरह से बेखबर एंजॉय कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अर्चना जी परेशान हुए जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि बाहर के आए सारे सोसाइटी, सारे आसपास के लोग जो कि ब्रजेश माथुर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए थे, जिससे परेशान होकर के ब्रजेश माथुर एक कमरे में जाकर के खुद को बंद कर लेते हैं। आइए जानते आने वाले एपिसोड में अब क्या होने वाला है और सुनते रहिए क्रिमिनल्स 4 सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।